अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दीजिए। ओके। शराफत अली, अगर आप मुझे सुन सकते हो तो ज़रा मुझे जवाब दीजिए। जी सर। बेटे, आपका मोबाइल आज भी बंद है, अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखा करो। मैंने आपको उस दिन भी कहा था। ओके सर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा ये बात। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गोइंग टू start off another topic which we have already studied before, and you had already come across quite a lot of questions in this last exam as well. Before I jump on to the revision of this topic, I just want to say one thing about the performance you showed in your exam. As far as this topic is concerned, I still remember a question came to you people about the last part of the eradication of the program and what is pulse polio immunization program. It's really sorry to say that the majority of you had zero idea about what exactly polio eradication program is all about. No idea about the pulse polio immunization program as well. मैं आप लोगों को क्लास में गाहे बगाए बताता रहता हूँ, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि तब उन चीज़ों को एटलीस्ट गौर से ज़रूर सुना करें जो इम्पॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बट ऑल्सो द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दे utmost important, they're going to come different ways in your life, इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसके बारे में मालूम नहीं होगा, तो आई सॉरी टू से एक फेलियर और डिज़ास्टर है आपके लिए। और ऑन द टॉप ऑफ इट, एज फार एज अपकमिंग एग्जामिनेशन इज कंसर्न, जैसे भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इसको कंडक्ट करता है, वो डेफिनेटली कंडक्ट तो करेगा, वो आज नहीं तो कल करेगा। लेकिन आप लोगों की ये जो पथेटिक और पुअर परफॉर्मेंस देखकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है। ऑन द टॉप ऑफ इट, this is cherry on the top, which I'm
हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। ओके, तो ज़रा ध्यान रखा करो, पीछे कनेक्शन जो था वो ड्रॉप कर गया था, तो इस वजह से आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी सर। ठीक है बेटा, ध्यान रखा करो। अच्छा, खैर दूसरी इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये मैं आप लोगों से कह रहा था स्टूडेंट्स से कि जब कभी इवन कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो तो अकल से कर लिया करो कि भाई मैंने उसके फ़ॉन्ट देखने हैं, मैंने कम से कम वो चीज़ें लिखनी है जो पूछी गई हैं। आप लोग भी वो चीज़ें देख रहे होते हो कि जो पूछी भी नहीं गई होती, वो ही सिर्फ उठाते हो और लिख देते हो। तरतीब से पूछा गया है पहले ऑप्शन में, ऑब्वियसली क्यों इसके अंदर हम ए बी सी ऑप्शन नहीं डाल सकते, लेकिन इम्तिहान में तो आपको ए बी सी ऑप्शन आएगा। अगर आप ए बी सी ऑप्शन के ऊपर बी के अंदर ए का सर आंसर लिखोगे। जी जी। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही, मैं भी कर लेता हूँ बेटा। जी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही। मैं भी कर लेता हूँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। अगर ये चीज़ें अगर आप लोग इसका ध्यान नहीं रखोगे तो ये याद रखिएगा कि इस तरह आप लोगों को नुकसान होगा। आज मैं शायद नंबर दे दूं एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में शायद कोई नंबर ना दे, तो लिहाजा कम से कम जो चीज़ें जिस जगह पे आती हैं उसको कम से कम उस जगह पे आप लोगों ने देखना लाजम मलजूम है। क्या आप लोगों को मेरी स्लाइड नज़र आ रही है इस वक्त? ज़रा काइंडली देखिएगा। जी सर। परफेक्ट, थैंक यू। Sorry for inconvenience. Anyhow, starting with the polio, what exactly the polio is? Poliomyelitis is a highly infectious viral disease, RNA virus, which mainly affects young children. The virus is transmitted by person to person spread, mainly through the fecal-oral route, less frequently by a common vehicle, for example, contaminated water, food, and multiplies in the intestine, from where it can invade the nervous system and can cause paralysis. Very, very important. Most infected people, 90%, have no symptoms of or very mild symptoms and usually go unrecognized. That is why जब ये फुली डेवलप पैरालिसिस कर लेता है तभी मालूम पड़ता है लोगों को यूजुअली कि ये पैरालिसिस हो गया है, तो उसका फिर बाद में कोई इलाज नहीं हो सकता। इन अदर इनिशियल In others, initial symptoms include fever, fatigue, headache, vomiting, stiffness in the neck, and pain in the limbs. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। इसके जो सिम्टम्स हैं, ऑल दो सिर्फ 10% लोगों में आया होते हैं, जिनमें आया होते हैं तो उनके अंदर फीवर है, मलेज है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, सिर्फ नहीं। यूजली वी दे जस्ट अनरिकग्नाइज, दे गो अनरिकग्नाइज बिकॉज there are quite a lot of other diseases and other issues in which these kind of symptoms can come across. So it is very important to know the history, especially कि वो किस इलाके का रहने वाला है। Muscles affected by all of the muscles get affected by this notorious virus, especially limbs, which contains legs and arms, back, hands, shoulder, hip, ultimately lungs, because the formality of the chest, it get disturbed. So the homogeneous movement of the lungs, they get hampered as well. That is why it is a secondary effect of the polio on the lungs. It is a disease you read about in history books. Does it still exist? Is it curable? Uh, मेरा ख्याल है कि सबको मालूम है, yes, it does exist. Pakistan, uh, one of the African countries, Afghanistan, these are 3, 4 countries where uh, still come across the polio cases. There's no cure for polio, only treatment to alleviate the symptoms. Symptomatic treatment है जिसके अंदर रिहेबिलिटेशन का मामला ज़्यादा वो रहता है, या डिसेबिलिटी लिमिटाइज आप थोड़ी बहुत कर सकते हो अगर अर्ली थोड़ा पकड़ लो तो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पोलियो does still exist, although polio cases have decreased by over 99%.
since 1988 because mass vaccinations की गई थी. From an estimated more than 35,000 cases to 37 reported cases in 2016. So this reduction is the result of the global effort to eradicate the disease. Eradication हुई इससे mass polio programs से. Today, only 3 countries in the world have never stopped transmission of polio: Pakistan, Afghanistan, and Nigeria, the African country, जिसके अंदर अभी भी ये पोलियो के केसेस मौजूद हैं और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इन 3 कंट्रीज में शामिल हैं. Types of polio viruses. There are 3 types of polio viruses. Very important, very important. Type 1, type 2, type 3. अब इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है ये अक्सर वाइवे में पूछा जाता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए. इसकी जो हिस्ट्री ये है कि इन सितंबर 2015 वाइल्ड पोलियो वायरस WPV stands for Wild Polio Virus Type 2 was officially declared eradicated. यानी इस टाइप का जो पोलियो वायरस जो स्ट्रेन था वो इरेडिकेट हो गया. अब ये पूरी दुनिया में इवन दीज 3 countries do not have these cases. Since wild poliovirus type 3 has not been detected since November 2012, लेकिन अभी तक हमने इसको इरेडिकेटेड की टर्मिनोलॉजी में नहीं डाला. Whereas WPV type 1 is probably the only wild poliovirus type that remains in the circulation. So it is important जब भी हम केसेस देखते हैं तो यूजुअली हमारे पास उसकी जब हम माइक्रोबायोलॉजिकली तौर पे इसको वैल्यूएट कर रहे होते हैं उस वायरस की स्ट्रेन को, तो हमें वो स्ट्रेन हमेशा टाइप 1 नज़र आता है. Again, important question as far as the MCQ point is concerned. What is the reservoir of poliovirus? Man is the only reservoir of infection. Apart from human being, there is no other animal in the world जिसके अंदर ये पाया जाता है as far as the studies are concerned. Period of communicability: the cases are most infectious 7 to 10 days before and after the onset of the symptoms. Environmental factors: polio is more likely to occur during the rainy season. क्या वजह है? Have you ever thought about it? याद रखिएगा, जितनी भी फीकोरल डिजीजेस हैं, चाहे वो सैल्मोनेला है या कुछ और है, मीडिएसिस हैं, वो इस सीजन के अंदर उनका पीक या उनका ग्राफ अपवर्ड शो करता है. उसकी वजह ये है कि एक तो ऑब्वियसली पुअर सैनिटेशन वगैरह समझ आती है, सारा कुछ है, लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में है वो ये है कि जो जब भी ये रेनी सीज़न आता है तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं, और हम लोगों की जो हाइजीनिक कंडीशन है वो एक ऐसी जिसके ऐसा क्वेश्चन मार्क जिसके ऊपर है, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि ड्राइनेस है नहीं या हीट है नहीं जिसके अंदर कोई चीज़ें मर जाएंगी, तो ये प्रिवेल करती चली जाती हैं. वही बर्तन जिसके अंदर अभी आपने सही तरीके से धोया था या नहीं धोया था और अपने गंदे हाथ लगे हुए हैं, तो वो कंटेमिनेट होता है, तो इस तरीके से ये पास होने चले जाते हैं, ख़ासतौर पे जितने भी फीकर और रूट की जिनकी ट्रांसमिशन होती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम डिस्कस कर चुके हैं. फीकर और रूट है, द इन्फेक्शन में स्प्रेड डायरेक्टली टू द कंटेमिनेटेड फिंगर्स, वही मैंने जिसने बोला. Hygienic condition does matter a lot, indirectly through contaminated water, milk-borne, milk, food, flies, and articles of daily use. सब क्लिनिकल केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तकरीबन 90% तो है. द सकर अप्रॉक्सीमेटली 91 to 96% द पोलियो वायरस इन्फेक्शन. एबॉटिक पोलियो और माइनर इलनेस में जिसके अंदर आ जाता है 4 to 8% होती है. क्या चीज़
इसके अंदर अभी पैरालिसिस यूजुअली नहीं डेवलप हुआ होता। नॉन पैरालिटिक पोलियो जो है अप्रॉक्सीमेटली 1% है, और जो पैरालिटिक पोलियोज हैं वो भी अबाउट और लेस देन 1% है। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हाउ कैन वी स्टॉप इट? सारे प्रिवेंशन मेयर्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। अगर पूरा एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो उसके अंदर राइट फ्रॉम द बिगनिंग वही प्रिवेंशन के जितने भी आपको स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं या हम सब ने बताए हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, वो आपने फिट इन करने हैं। अगर कोई स्पेसिफिकली तौर पे कोई स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, सेकंड लेवल ऑफ इंटरवेंशन या कोई इस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया जाता है तो आप लोगों को उसके अंदर पूरी डिटेल्स उस पार्ट की लिखनी है। So polio can be prevented through immunization. Polio vaccine given multiple times almost always protects a child from for life. Both killed and live attenuated vaccines are available and both are safe and effective when used correctly. इनएक्टिवेटेड जो इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है जिसको हम साक पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं, ये आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। वाईवे में बहुत पूछे जाते हैं, ऑस्पी में बहुत पूछे जाते हैं। ओरल लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जिसका दूसरा नाम सेबिन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इनएक्टिवेटेड polio vaccine, which is in the injectable form, protects against polio viruses 1, 2, and 3. Trivalent oral polio vaccine protects against poliovirus type 1, 2, and 3 following the OPV switch in April 2016 to OPV is no longer in use. TOPV is no longer in use. Bivalent यानी trivalent oral polio vaccine is no longer in use. Why? याद होगा आप लोगों को 2016 में किसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था? 3 को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, अगर आपको याद हो। मेरी ये स्लाइड में आपको दोबारा बता देता हूँ। टाइप 2 सॉरी 3 कह रहा हूँ, 3 ऑलमोस्ट ख़त्म के करीब है। 2 को उन्होंने ऑफिशियली तौर पर डिक्लेयर कर दिया था 15 में। तो हमारे पास अब हमने ट्राइवेलेंट को यूज़ ही नहीं करना, उसके बाद से अब ना यूज़ हो रही है, ज़रूरत नहीं है। बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 मौजूद है, टाइप 1 और टाइप 3 मौजूद है, ये स्टिल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और हमारी जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो यूनिवेलेंट नहीं है, वो भी बाइवेलेंट है, उसके अंदर भी टाइप 1 और टाइप 3 के स्ट्रेन्स मौजूद हैं। पोलियो वैक्सीन स्केड्यूल ईपीए प्रोग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लंबा मेरे ख्याल से इसका स्केड्यूल है, 4 डोजेस का स्केड्यूल है ईपीए प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। और मोर ओवर आपके पास इंजेक्टेबल जो है साक वैक्सीन, उसका भी एक स्केड्यूल मौजूद है। इसका स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम द बर्थ विच इज़ कॉल्ड एज 0 डोज, देन एज यू ऑल नो फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड थर्ड डोज 6th, 10th और 14th वीक पे लगती है, 4 वीक्स इंटरवल अपार्ट पे। जो इंजेक्टेबल है which is the inactivated polio vaccine, that is given at the age of 14th week, and only one dose yet included in our EPA program. Herd immunity बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, ख़ासतौर पे आजकल ये लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा है। इसके सही यूज़ हो रहा है या गलत यूज़ हो रहा है हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बार बार वर्ड ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जब हम बात कर रहे हैं आजकल कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में।
व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी का। किसी ना किसी जुमरे में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आपको वाइवा में पूछा जाए या एक रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। The resistance to spread of a contagious disease within a population that results if a sufficiently high proportion of individuals are immune to the disease. Sufficiently high proportion of individuals are immune to the disease, especially through vaccination. कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा दोबारा से। इट इज द रेजिस्टेंस टू स्प्रेड अ कंटेजियस डिजीज, जो एक दूसरे के साथ फैल रही है, एक दूसरे को फैल रही है एक दूसरे से। द रेजिस्टेंस टू स्प्रेड अ कंटेजियस डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन, वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा? दैट रिजल्ट्स if a sufficiently high proportion of the individuals are immune to the disease. वो लोग आजकल कोविड-19 में इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि इतने लोगों को बीमार कर दो और इतनी एंटीबॉडीज उनके अंदर आ जाएं कि वायरस 100 बंदों में से 70 बंदे को या 60 बंदे को अगर हो गया है या 50 बंदों को हो गया है, तो पिछले 50 बंदे जिनको नहीं हुआ उनमें वायरस की ट्रांसमिशन लीस्ट लाइकली होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बीमार है, उससे दूसरा बंदा मिलने आया, उसको नहीं मालूम उस दूसरे बंदे को, या मालूम भी है कि उसको वही वाला इन्फेक्शन पहले हो चुका हुआ है और उसके अंदर भी एंटीबॉडीज उसकी बन गई हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए भी बेशक बनी है। अभी इसके बारे में कहना कबल वक्त है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, जो कि प्रॉबेबली नहीं है इस कोविड-19, अनलाइक दिस पोलियो वैक्सीन की वजह से जब हम करते हैं तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाती है। तो उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर जब तक इम्यूनिटी मौजूद है, वो बंदा उससे मिलने के लिए आया है जिसको पहले हो चुका है, उसको मालूम नहीं है उस इन्फेक्टेड पर्सन को, करंट इन्फेक्टेड पर्सन को, तो उस टाइम के लिए वो वायरस उस बंदे में ट्रांसफर हो भी जाए तो मर जाएगा, ट्रांसफर हो भी जाए तो मर जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन विल बी हैविंग द पावर टू कॉम्बैट विद दैट वायरस। क्योंकि पहले क्या था कि पहले एक बंदा बीमार था तो या 2 बंदे बीमार थे तो 98 बंदे जो थे अभी बीमार नहीं हुए थे, ना ही उनको एक्सपोज हुए थे। अब मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोजर हो चुका होगा तो जो रिमेनिंग पॉपुलेशन होगी उनको हर्ड इम्यूनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑल्दो हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट मीन्स कि 100% इम्यूनिटी और इसकी वजह से हर बंदा सेफ है। सेफ तभी होगा जब उसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिल चुकी होगी। If enough people in a community are immunized, the virus will be deprived of susceptible host, like I said earlier. होस्ट ही नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली वो डाई करना शुरू कर देगा एंड विल डाई आउट। हाई लेवल्स ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज, अगेन आई विल से, या वैक्सीनेशन या बीमार होने के बाद एंटीबॉडीज बन गई अगर जिंदा रहे तो। हाई लेवल्स ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज मस्ट बी मेंटेन टू स्टॉप ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंट द आउटब्रेक अकरिंग। अब इनको किस तरह करना है, वो प्रोग्राम्स पोलियो के मौजूद हैं। This is the difference between साक एंड सेबन। लाइक आई सेड earlier, सेबन जो है वो ओरल है, साक जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। जो ओरल है वो लाइव एटेन्यूएटेड है, जो इंजेक्टेबल वो किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड है। याद रहे कि मैक्सिमम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती है ओपीवी से।
उसकी रीज़न है। एज द नेम सजेस्ट, ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब मुंह से लिया, गट में गया, गट में कुछ ना कुछ करेगा जो इम्यूनिटी कैस्केड करेगी। वो क्या करेगा? इम्यूनिटी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या रेजरवायर्स हैं, वो आपके पायर पैचेस हैं, लिम्फ नोड्स हैं, जिसमें से टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स वगैरह के आप कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। अल्टीमेटली वो कैस्केड करवाता है सारे का सारा, और इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, और ये वायरस आपके शेड ऑफ होता है आपके फीसिस के थ्रू। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे में, अनवैक्सीनेटेड बंदे में ये वायरस गया फीकल और रूट के थ्रू, अनवैक्सीनेटेड था बच्चा, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड तो चाहिए डेवलप होने में सिम्टम्स, और आपने उसी वक्त या उस इंक्यूबेशन पीरियड के दरमियान में आपने लाइव एटेन्यूएटेड ओरल पोलियो वैक्सीन दे दी, लेट्स सपोज इंजेक्टेबल नहीं भी थी, तो उसने अपना फौरी तौर पे असर दिखाना शुरू कर दिया, तो वो क्या करेगा कि एक तो रिप्लेस कर देगा आपके वाइल्ड वायरस को लाइव एटेन्यूएटेड वायरस से। अगर वाइल्ड वायरस किसी के अंदर गया भी था तो रिप्लेस कर देगा। बाकी उसका वैक्सीनेशन का अपना प्रोसेस है जो कि आपको सबको मालूम है। ऑन द अदर हैंड, इंजेक्टेबल्स नेम सजेस्ट करता है बाईपास करेंगे गट को, उसका कोई लेना देना नहीं उससे, इम्यूनिटी क्रिएट करनी है उसने, एंड दैट्स इट। व्हाई the injectables or the inactivated polio vaccines are considered as safer than oral polio vaccine? Because vaccine induced poliomyelitis, although rare है, कम है, लेकिन वो होता इसी से ही है, बिकॉज वो लाइव एटेन्यूएटेड है, तो चांसेस ना होने के बराबर बेशक होने के चांसेस हैं, जबकि इनएक्टिवेटेड में, किल्ड में बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आप लोगों के डिफरेंसेस किताब में मौजूद हैं, आप लोगों को रटे होने चाहिए, ये इम्तिहान में पूछे जाते हैं और आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर पोलियो एरेडिकेशन, जिसके बारे में सवाल आए थे, एंड यू पीपल ऑलमोस्ट more than 50% of the students sadly and badly failed to respond properly. Conduct pulse polio immunization days every year. Sustain high levels of routine immunization coverage. Monitor OPV coverage at district level and below. Improve surveillance capable of detecting all cases of AFP due to polio and non-polio etiology. ये हैं स्ट्रैटेजीज कि हम क्या क्या करेंगे। Ensure rapid case investigation including the collection of stool samples for virus isolation. जब ये बात करते हैं ना, इतने केसेस पाए गए और ये किया गया, तो वो इसी तरीके से देखते हैं। जिस जगह पे केस आता है तो फिर उसकी पूरी बैक ट्रैकिंग होती है। Arrange follow-up of all cases of AFP at 60 days to check for residual paralysis. Conduct outbreak control for cases confirmed or suspected to be poliomyelitis to stop transmission.
What is mopping up? Mopping up activities are usually the last stage in polio eradication. जो पूछा था ना last part क्या है polio eradication का, eradication strategies के अंदर भी सारा कुछ था. The mopping up activities is the last part of the polio eradication. The strategy of mopping up involves door-to-door immunization in high-risk districts. Door-to-door immunization दो की तरह जुमला नहीं लिखना. Mopping up में तो difference है ये. In high-risk district where the wild polio virus is known or suspected to be still circulating, ऐसा इलाका डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर वायरस का एक केस भी पाया गया है, आपने पूरे डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन करनी है उस इलाके में, ना कि पूरे मुल्क में, अनलाइक पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन. दिस इज मॉपिंग अप. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम. पता नहीं क्या क्या तकरीर लिखी हुई थी. कुछ तो ऐसे शहजादे थे जिन्होंने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐसा छापा मारा, इतनी अकल का तकाजा नहीं है उनका कि वो इंडिया का सारा लिखा हुआ वही इंडिया की चीज़ें लिख दी सारी. इंडिया में ये हुआ, इंडिया में हुआ, यानी हाइट ऑफ बेशर्मी थी वो. तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इट इज़ अ सडन, ये है वो डेफिनेशंस, जो ये हैं वो स्टेटमेंट्स, ये हैं वो वर्ड जो दिए गए हैं, जो आपने लिखने हैं, जॉट डाउन आपने ये करने थे. It is a sudden simultaneous mass administration of oral polio virus on a single day. एक आप दिन select कर लेते हो to all children 0 to 5 years. up to 5 years आपने सबको mass vaccination देनी है, regardless to previous immunization. Pulse polio immunization occurs as to round about 4 to 6 weeks are during low transmission season of polio, that is between November to February. हर 4 से 6 हफ्ते बाद आप नहीं कर रहे होते हो. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपनी पहले भी क्लास में बताया था, आज फिर बताऊंगा ताकि आपको याद हो. प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये. अक्सर भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है, एक फैमिली पे वो के दरवाजे पे नॉक करते हैं, पूछते हैं कितने आपके बच्चे हैं अंडर 5, वो उन्हें बताते हैं, वो उनको कतरे पिलाते हैं उनके बच्चों को. उनमें से एक बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र है कोई ऑलमोस्ट 10 वीक की या 13th वीक की है. उस बच्चे को 13 वीक वाले बच्चे को वो लोग कतरे पिलाते हैं पोलियो के, ओरल ड्रॉप्स. एग्जैक्टली आफ्टर 1 वीक वो 14 वीक्स का हो जाता है और उसके ईपीए प्रोग्राम के मुताबिक उसको जो कार्ड मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको मतलब वो हिफाजती इंजेक्शंस के टीकों के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जाना है अपने वैक्सीनेशन सेंटर के पास अपने बच्चे को लेकर. वो वहाँ पे जाता है या जाते हैं पेरेंट, और वो मुतलका जो ऑफिसर है, जो एडमिनिस्टर करने वाला है, उसको जाके बताते हैं और डॉक्टर से बताते हैं कि जी इंजेक्शंस लगा दें, बाकी कतरे हमने पिला दिए हैं. इंजेक्शंस लगा दें, कतरे हमने भी पिछले हफ्ते ही पिलाए हैं. तो क्या वो इंजेक्शन के साथ उसको कतरे दोबारा पिलाएंगे? यस और नो. द आंसर विल बी
यस, बिकॉज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो रिकॉर्ड है वो आप जॉट डाउन उसके रेगुलर स्केड्यूल में नहीं करते। बेशक वो 2 दिन पहले क्यों ना कतरे पे, आपने 2 दिन बाद फिर पिला देना है अपने स्केड्यूल के मुताबिक। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायरिया है, किसी बच्चे को, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाले आए, उन्होंने उसको ड्रॉप्स पिलाए। ड्रॉप्स पिलाने से पहले आप उन्होंने पेरेंट्स ने खुद ही बता दिया कि जी हमारे तो बच्चे को डायरिया है, उन्होंने एक भी नहीं सुनी और उसको कतरे पिला दिए, नो प्रॉब्लम। यही सिनेरियो अगर फिट इन करते हैं जो स्केड्यूल्ड ईपीए प्रोग्राम है, उसके अंदर अगर डायरिया है तो बेहतर यह है कि वो जब तक डायरिया सेटल डाउन ना हो तब तक उसको कतरे ना पिलाए जाएं, और अगर पिला दिए हैं तो डायरिया सेटल डाउन होने के फौरन बाद दोबारा पिलाए जाएं, बिकॉज डायरिया डज इफेक्ट अ लॉट and it decreases the efficacy of the oral polio vaccine. As far as the Pakistani polio eradication program is concerned, the last part, apart from the mopping up activities, is the end polio program, which is only be given for these 3 countries: Pakistan, Nigeria, and Afghanistan. This program is using a combination of inactivated polio vaccine, IPV, and oral polio vaccines, OPV, to boost individual immunity of children aged 4 to 23 months in all Tier 1 districts and as many as Tier 2 high risk district as possible. That is why the consensus of Pediatrician Society of Pakistan, they jointly decided to go with the oral polio vaccine, the all 4 doses, starting from the right from the birth 0 dose, first, second, and third. They decided to add at least 1 dose of the injectable polio vaccine at the age of the 14th week. This combination of OPV and IPV provides stronger protection against polio. Inactivated polio vaccine strengthens immunity in the blood, while OPV strengthens immunity in the gut. This is the difference which I have already discussed with you before as well. So IPV and OPV, they both strengthens immunity, but definitely, as the name suggests, the OPV strengthens immunity with the help of the gut. And how they help with to take the help from the gut, because the small intestine, especially the ileum part of the gut, they contains a lot of pile patches which cascade the immunity later on. If you have any query or any question, please share your query or any question so that we can come up with the answer. If you have found any kind of problem in the last paper, you can share your experience as well. Waiting for any question, please. Any question? Yes. Well, yes, I certainly can explain. Any other question apart from that?
mopping up activities door to door, usually they give the oral polio vaccine, because you might have noticed that nobody, even in the pulse polio program immunization, they don't come up with injectable part. But yes, now they are trying to come up with this joint venture of the OPV and IPV in the mopping up. But at present, they are only dealing with the oral polio vaccine as far as the mopping up the last part of the proper last part of the eradication program is concerned. Because polio program, although it tells you or depicts as it is the last part, but it's not considered as the last part. It is declared as yes, this is the end, and this is how we are going to help to end this polio problem. Well, they have already jotted down and noted many districts, even in the Punjab as well. So as the KPK, yes, if they have, if I am not wrong, they did a couple of years back for the Peshawar district as well. That is why the continuous surveillance is mandatory. Yes, definitely. When we you there is a difference between IPV and OPV. I can show you the difference in the slide as well. Technically, they are different, not only the pharmacologically, but their actions are totally different, and safety point of view, they are quite different as well. Just look at this slide again. When we talk about the inactivated polio vaccine, the virus content is 10,000 times more than OPV. Hence, so just imagine. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैस्केड जो इम्यूनिटी का करना है वो गट से करना है, जबकि इसने आईपीवी के ब्लड बॉर्न करना है जो आपके पास पहले से मौजूद है. उसमें चांस ऑफ गेटिंग द पोलियो वायरस इंड्यूस पोलियोमाइलाइटिस जो है वो है, जबकि आईपीवी में मौजूद नहीं है. ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. इजी टू एडमिनिस्ट्रेट है ज़रूर. दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यों इजी क्यों है, वो ओरली दिया जाता है, वो इंजेक्टेबल है. इंजेक्टेबल्स आर नॉट बी कंसिडर्ड इजी टू एडमिनिस्टर. Or OPV may always remember that if you remember the practical, the polio vaccine while monitor and the temperature maintenance of the vial is very important, whereas injectable, although the temperature is important, but it's not that stringent uh, as OPV vaccine vial, because unopened vaccine vial will always be kept under 0 degrees centigrades, and after opening, after reconstitution, under 4 degrees centigrade is the should be the temperature. Well, this is a very good question. Why hasn't polio been eradicated yet, and what are the hurdles faced in concerns? This is a very common question, and you may come across this time, at least this time in your final exam. Well, whenever we talk about it's not the failure of the program, it's the failure of the consistency of the program and the acceptance of the people living in this part of the world. The first hurdle is inculcating health education. Although the health promotion is being done and has already been done a lot as far as the eradication of polio is concerned. Why I said so? Because we have no problem as far as the manpower is concerned to administer polio vaccine. We have no problem at present
as far as the polio vaccine vials and injectable polio availability is concerned, but the acceptability for the polio vaccine by the people living in Pakistan is important. That is why the first part of the health promotion or the first level of intervention, which is the health promotion and health education, is concerned. The health education is very important. People are not being educated. People do not want to accept reality because they have already been told, or there are quite a lot of myths around regarding this vaccine, as if they're going to do the impotency in the generation. So that is why I find number one hurdle that people have not stopped, but they have a strong barrier in accepting this vaccine. Apart from that, I believe the maintenance of the temperature is very important. Like I said earlier, the vaccine vial, which is the oral vaccine vial, uh, is concerned. I think that sometimes we fail to maintain the temperature. That is why we do not get to know whether we are administering a correct, the right vaccine drops or not. Although VVM is already available on every each vial. Thirdly, another thing which I believe is that we perhaps fail to ask whether the kid is having diarrhea at the time of the administration of the drops or not. Because if, as I said earlier, that if the diarrhea is there, you have to tell the parents to come again. So what do you expect? How many? If you have told, if you come across 10 cases in your lives, this kind of scenarios, how many of people will come again out of 10? This is another question mark. So I believe the acceptability is important. Again, health education is the part of that. Uh, as far as acceptability among the population for this virus, if this vaccine is concerned. Number two, I believe this is not the manpower; it's the manhandling, which is related to maintenance of temperature is concerned. These two factors, I believe, are the most important as far as the eradication is concerned. And last but not least, there are quite a lot of areas where probably the teams are failing to reach, especially the northern part of this world, not this Pakistan. Frankly, they are not restricted. There are no exact restriction or hurdles. They are quite hurdles, but there is no restriction as far as the prevention of polio, providing polio vaccine in Pakistan is concerned. In fact, the government is definitely providing a strong backup and power to all people who are related to this program. And this Bill Gates is literally helping us as far as the eradication of this notorious disease is concerned. So I think your answer is you might have got to know what exactly that issue is. Coming back to the rabies bite, I would like to share the answer of that. You're welcome. इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसमें कैटेगरी ऑफ द बाइट है, वो मैं अगर आपको अगर दिखा सकूँ, उसमें ये होता है निबलिंग है, कैटेगरी 1, 2 और 3 है, उसको आपने डिफाइन करना होता है। और अगर वो ब्रेड ब्रेडेड स्किन नहीं थी पहले से और स्किन नंगी नहीं थी और रैबिट डॉग ने आपको लिक किया है, तो नो नीड टू डू एनीथिंग। I have this for you.
अल्लाह आप लोगों को हेल्प कर देगा जल्दी से इसके बारे में. वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक अगेन इंशाल्लाह soon in the next lecture, but I'm going to repeat this. Just a moment, please. We will be discussing the oral typhoid definitely in our next or coming lectures, but at present चाह रहा था कि खुल जाता लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं खुला. anyhow, so I have an answer for you so that you can get to know exactly what exactly I wanted to show you. ये आपका क्वेश्चन था ये वुड वर्कर वाला, अगर आप लोगों को याद हो तो इसमें अगर आप गौर से देखें कैटेगरी 3 थी इसकी बनती. कैटेगरीज आप लोगों को शो करना चाह रहा था लेकिन आई डोंट नो कि वो हो नहीं पाई. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक इट फॉर यू. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर स्किन एब्रेडेड नहीं है और कोई कट पहले से मौजूद नहीं है और रैबिट डॉग ने आकर लिक किया है तो नो नीड टू डू एनीथिंग. कैटेगरी 1 में आएगा. कैटेगरी 2 में अगर आपकी स्किन एब्रेडेड, दो सिनेरियोज हैं उसमें. स्किन एब्रेडेड थी और उसने आकर निबलिंग की, लिक किया, तब भी वो कैटेगरी 2 में आएगा. या स्किन एब्रेडेड नहीं थी पहले, उसने स्क्रैच किया और थोड़ा सा ब्लड ऊज आउट हुआ तो भी कैटेगरी 2 में आएगा. कैटेगरी 3 विच इज़ द मोस्ट डेंजरस, और कैटेगरी 2 की अल्टीमेटली वही ट्रीटमेंट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ही है. और कैटेगरी 3 जो होगी वो ये होगी कि आपने उसके तरीके से अगर उसने बाइट किया है और उसने ओपन वूंड्स हैं और बाइट करने के बाद और उसी रैबिट डॉग में, तो आपने उसके लिए उसी तरीके से चलना है, लेकिन उसकी जो आउटकम होगा इट विल बी मोर डेंजरस दैन द कैटेगरी 2. सो द क्विक इंटरवेंशन शुड बी रिक्वायर्ड. एंड ऑलवेज रिमेंबर you can come across all the questions as well as the pre-exposure and the post-exposure prophylaxis are concerned. Different scenarios आएंगे और इसके अंदर आप लोगों को उसका रिप्लाई करना पड़ेगा. इंशाल्लाह we will be discussing this topic again soon. लेकिन इस कैटेगरीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को पता हो कि ये चीज़ें इसके बगैर चॉइस कोई नहीं है आपके पास, ये आप लोगों को आनी चाहिए. Thank you very much so far. Hope you have got the important points as far as the poliomyelitis is concerned. If you have any query or any questions, feel free to ask me. Moodle पे वो आ जाता है and I will try my level best to get you back inshallah. Thank you very much. Have a good day. Allah Hafiz.